अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। नहरों के इंतजाम और इनकी मिल्कियत के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात का सिलसिला एक तवील अरसे से जारी है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सिंध में नहरों की मिल्कियत और उनके इंतजामी उमूर पर सूबे का हक है। दूसरी जानिब नून लीग का ये मौक़िफ़ है कि नहरी निज़ाम का इंतजाम वफाकी सतह पर होना चाहिए ताकि मुल्क भर में पानी की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जा सके। अब दोनों जमातों में इस मामले को लेकर तनाज़ा दिन ब दिन बढ़ रहा है। सिंध में एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। कराची समेत सिंध भर के वकला एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी धरने के बायस सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल और गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब शारा बंद होने से ट्रैफिक की मुअत्तली के बायस सिंध और पंजाब के दरमियान हर तरह के साजो सामान की आमदोरफ्त भी रुक गई है। ये तातुल ज़रई इजनास, सनती मसनूआत, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया और हत्ता कि मेडिकल सप्लाईज जैसे अहम सामान की तरसील को भी मुतासर कर रहा है। चूँकि पंजाब और सिंध दोनों पाकिस्तान की मईशत में कलीदी किरदार अदा करते हैं। पंजाब ज़रई पैदावार में और सिंध खुसूसन कराची मुल्क की माशी शहरग होने की हैसियत से कलीदी किरदार अदा करता है। लिहाजा इनके दरमियान तिजारती और लॉजिस्टिक राब्ते मुनक़ता होना शदीद नुकसान का बायस बन रहा है। कारोबार तबका और ट्रांसपोर्ट सेक्टर इस बंदिश से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। अशिया की रसद में कमी और वक्त पर तरसील ना होने की वजह से मंडियों में किल्लत पैदा हो सकती है, जिससे महंगाई में मजीद इजाफा हो सकता है। जबकि रास्ते की बंदिश की वजह से ट्रकिंग कंपनीज, ड्राइवर्स, सप्लाई चेन नेटवर्क सबका रोजगार दाव पर लगा हुआ है। अब बहरहाल पीपल्स पार्टी हुकूमत की यकीन दहानियों के बावजूद मुसलसल नहरों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। यहाँ तक कि आज सेनेट के इजलास में भी पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज दिखाई दी। सेनेट इजलास में नुक्ता एतराज़ पर वक्त ना अपोजिशन अरकान की जानिब से शोर शराबा किया गया, खास तौर पर जब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जो नहरों के मामले पर इजहार ख्याल किया, तो उस दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने पानी पे डाका नामंजूर के नारे भी ईवान में लगाए। ईवान का मंजर क्या था, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। अब पीपल्स पार्टी ने ईवान में हुकूमत के साथ अदम ताउन का ऐलान किया था। उस ऐलान पर पीपल्स पार्टी अमल कर रही है और हुकूमत को ईवान में टफ टाइम दे रही है। फिर इसी तरह आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नहरों के मामले पर खूब गरजते बरसते दिखाई दिए। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि नहरों के मसले पर बात हमारे साथ हाथ से निकली तो हर किस्म की कॉल देंगे। जबकि शर्जील मेमन कहते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को बयानबाजी से रोकें, नून लीग के रवैये पर हमने भी शोला बयानी की तो बात नहीं बनेगी। यानी दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई, दोनों जमातें एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी कर रही हैं। बिलावल भुट्टो भी अपने जलसों में हुकूमत से अलहदा होने का इंदिया दे रहे हैं। यानी हुकूमत की नहरों का मसला हल होने की यकीन दहानी भी पीपल्स पार्टी को तसल्ली देने में नाकाम रही है। अब देखना यह है कि दोनों जमातों में ये महाजराई आने वाले वक्त में मजीद बढ़ती है या फिर इसकी शिद्दत में कमी आती है। फिलहाल मामला मजीद पेचीदा होता दिखाई दे रहा है और बिलावल भुट्टो 25 अप्रैल को सखर में जलसा करने जा रहे हैं, जिसमें मुमकिना तौर पर वो फिर से हुकूमत के खिलाफ सख्त बयान या कोई इंतहाई इकदाम उठा सकते हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी तो ये ठान चुकी है कि वो वफाक को हर सूरत दरियाए सिंध में नहरें निकालने का फैसला वापस लेने पर मजबूर करेगी। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत इसके साथ जुड़ी हुई है। जब सिंध में अवाम सरापा एहतजाज है, सख्त एहतजाज हो रहा है और हुकूमत सिंध के ऊपर यह दबाव डाला जा रहा है कि इस मंसूबे से कम पर, यानी इस मंसूबे के खात्मे से कम पर कोई बात मानने को तैयार नहीं होंगे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन क्या बचता है? अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास फेस सेविंग इसी में है कि वो वफाक को इस बात पर कायल करे कि इस मंसूबे का खात्मा किया जाए, इस मंसूबे को वापस लिया जाए। लेकिन जाहिर है वफाक इसको रियासत का मंसूबा समझती है और रियासत का मंसूबे का खात्मा वफाक समझती है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब पीपल्स पार्टी की जानिब से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने की बात की जाती है कि वहाँ पर सभी फेडरेटिंग यूनिट्स के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो मौजूद होंगे। वो फोरम है जहाँ पर फैसला किया जा सकता है। लेकिन वफाक की जानिब से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास इसलिए नहीं बुलाया जाता कि वो ये समझते हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में कोई डेडलॉक ना आ जाए, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। वो CCI से बाहर इस मसले को हल करना चाहते हैं। क्योंकि वफाक से जब बात करते हैं तो वो अपना प्रॉब्लम बताते हैं कि CCI का फोरम अपनी जगह पर, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि कोई डेडलॉक ना हो, कोई बिगाड़ पैदा ना हो, बाहर ही इस मसले हल कर लिया जाए। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नैयर बुखारी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नैयर बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो देखिए, सिंध और पंजाब के माबैन जो तिजारती राहदारी है वो भी बंद है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बुरी तरह से मुअत्तल हो रहा है, तिजारती सरगर्मियाँ इससे हॉल्ट हो रही हैं और वज़ीर आला सिंध इस एहतजाज को खुशाइद करार दे रहे हैं। क्या ये अमर दुरुस्त है कि ऐसी वक्त पे जब एहतजाज हो रहा हो लोग रोड्स को ब्लॉक करें, कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल हो और आप इस पर शादियाने बजा रहे हो? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। गुजारिश ये है कि इसके रीजंस क्या हैं, वजूहात क्या हैं।
आपको ये एग्जामिन करनी पड़ेगी। और बहुत पहले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हम फरवरी ऑनवर्ड CEC की मीटिंग के बाद बड़ा कैटेगोरिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा, CEC का रेजोल्यूशन था कि हम मज़ीद कैनाल निकालने की ये कोशिश की जा रही है, ये निकालना चाहते हैं वफाक या पंजाब, तो हम उसके हक़ में नहीं हैं। देखिए, पाकिस्तान एक फेडरेशन है और फेडरेटिंग यूनिट्स का बिल्कुल हमांग होना बहुत ज़रूरी है और फेडरेशन स्ट्रेंथन भी तब होती है। अभी क्लैरिटी नहीं है वफाक की जानिब से भी और पंजाब की जानिब से भी कि वो कौन सी 6 नहरें निकालना चाहते हैं। अगर तो इंडस वाटर सिस्टम से निकालना चाहती हैं तो उसकी तो उनको पास कोई इख्तियार नहीं है यूनिलेटरी वो निकाल सकें, क्योंकि जो वाटर रिकॉर्ड था ये 1991 का, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की अप्रूवल के बाद ये अकॉर्ड हुआ था, जिसमें चारों चीफ मिनिस्टर्स भी थे, उनके मिनिस्टर्स भी थे और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑब्वियसली ये एक आइनी इदारा है। जब इश्यूज़ और बिलखुसूस वो इश्यूज़ जो लेजिस्लेटिव लिस्ट की पार्ट 2 में है, जब उनके साथ कंसर्न हो तो उस पर टोटल डोमेन जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की आती है। और बारहा अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाए पंजाब वाले भी कि वो पानी कहाँ से लाएंगे। एग्जिस्टिंग जो अपोर्शनमेंट है उसके मुताबिक वो ऑलरेडी डेफिशिएंसी है, उससे करेंगे या नया वो एक फार्मूला लेके आना चाहते हैं। ये सारे इश्यूज़ वो हैं जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठ के हल हो सकते हैं, जहाँ पे तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स बैठें और एक कंसेंसस डेवलप करें। लेकिन इस पर मैं समझता हूँ बड़ी इनकॉम्पिटेंस नज़र आती है फेडरल गवर्नमेंट की और पंजाब गवर्नमेंट को भी। वो विद क्लैरिटी एम्बिगुइटी नज़र आती है, क्लैरिटी के साथ कौम को बता नहीं पा रहे कि हम क्या करेंगे। सिंध का सूबा बारा ये कह रहा है कि जी पानी की ऑलरेडी कमी है और हम नई नहरें नहीं निकालने देंगे। अब इन्होंने कहा सिंध से इंडस रिवर से वो 6 नहरें निकालेंगे, वो कहाँ से निकालेंगे ये तो बताए ना। लेकिन अगर वो 6 नहरें इंडस रिवर सिस्टम से निकालना चाहते हैं तो वो तो कोई फेडरेटिंग यूनिट इजाजत नहीं देगा। सर, दिस इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि 2 ऐसी जमातें जो मरकज में बैठी हुई हैं, जो ट्रेरी बेंचेस के ऊपर है, ये कोई ऑपोजिशन और हुकूमत की आपस में लड़ाई नहीं है, ये 2 हुकूमती जमातों की लड़ाई है, आपस में लड़ रहे हैं। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाना है या आपस में मिल बैठ के इस मामले को तय करना है, ये तो हुकूमती जमातों ने करना है। सर, क्या आपस में इतनी भी कम्युनिकेशन नहीं है? नो, हुकूमती जमातों ने नहीं करना, हुकूमत ने करना है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और फेडरेटिंग यूनिट्स है प्रोविंस ऑफ सिंध और बाकी 3 सूबे भी फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। जब प्रोविंस ऑफ सिंध या चीफ मिनिस्टर सिंध 12 कह रहे हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाइए, और इवन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात मौजूद है कि एवरी 3 मंथ्स काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग होगी। कितना अर्सा होगा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग क्यों नहीं बुलाएगी? और जब एक फेडरेटिंग यूनिट 12 कह रहे हैं कि मीटिंग बुलाएं और इस इशू को वहाँ डिस्कस करें और वहाँ रिजॉल्व करें, तो मुझे समझ नहीं आती कि वफाकी हुकूमत क्यों इज्तनाब कर रही है, या पंजाब भी इस पर क्यों नहीं अपनी आवाज़ शामिल करता बतौर फेडरेटिंग यूनिट के काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाई। सर, लीगी सदर नवाज शरीफ साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी प्राइम मिनिस्टर साहब को, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसहाक डार साहब को ये कहा कि आप इंगेज करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और फिर गवर्नर हाउस में, पंजाब के गवर्नर हाउस के अंदर एक दोनों जमातों के माबैन जो कमेटीज़ की सतह की मुलाकात हुई और उसमें यह तय पाया कि दोनों तरफ से कोई जुमलाबाजी नहीं होगी, कोई एक दूसरे पर तनकीद के नश्तर नहीं बरसाए जाएंगे उस वक्त तक जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता। लेकिन ये मामला तो हर गुजरते दिन के साथ, आज शर्जील इनाम मेमन साहब ने इस पर भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फायर फाइटिंग नहीं हो पा रही। सर, देखिए बात है जो पंजाब की मीटिंग हुई वो सब्स्टिट्यूट नहीं है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, वो उसके मुतबादल नहीं है। और ये तो पंजाब के अफेयर्स की हद तक ये कमेटी है, जो वफाक की सतह की वो कमेटी नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली वहाँ पे हमारे जो नुमाइंदे थे, उन्होंने जो पंजाब को रिप्रेजेंट करते थे, उन्होंने इस इशू को रेज ज़रूर किया, क्योंकि पंजाब के अवाम के भी कंसर्न है, पंजाब के फार्मर के भी कंसर्न है कि आप ऑलरेडी जो इरीगेटेड एरिया है उसका पानी अगर विड्रॉ करके और एक नए इलाके में देना चाहेंगे तो वो अल्टीमेटली जो इरिगेशन सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और जो ज़मीन इरीगेट हो रही है कैनाल्स के ज़रिए, तो उनको तो शॉर्टेज पैदा हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि एक फोरम जब आईनी मौजूद है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में एक फोरम बनाया गया है इस इशू के लिए
इन इश्यूज़ के लिए फेडरेटिंग यूनिट्स की, तो क्यों नहीं मीटिंग बुलाई जाती? और हम तो उनके गवर्नमेंट में नहीं हैं, हम अलाई भी नहीं हैं, हम वी सपोर्ट देम ओनली, कि हमने उनको कहा कि आप गवर्नमेंट रन करें, हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर का काम है कि वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाए। तो सर ये मीटिंग क्यों नहीं बुलाई जा रही? जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनली आप ठीक कह रहे हैं, एवरी 3 मंथ्स बुलानी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने काफी दबाव में डाला प्राइम मिनिस्टर से, ये आप सवाल करें ना, हुकूमती जमात से सवाल करें, ये प्राइम मिनिस्टर से सवाल करें, ये राना सनाउल्लाह से सवाल करें, जो कहता है जी मियां नवाज शरीफ साहब ने हिदायत की और राब्ते कर रहे हैं। तो उनका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है कि सोल्यूशन ये है कि आप बैठ जाए वहाँ पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, और जिसमें सिर्फ सिंध का कंसर्न नहीं है, इसमें ANP का भी कंसर्न आपके सामने आज आया होगा, उनकी जमात का भी, KPK का कंसर्न है, बलूचिस्तान का कंसर्न है। तो ये इशू रिजॉल्व तब होगा, सिर्फ 2 फेडरेटिंग यूनिट्स के बैठने से हल नहीं होगा, ये चारों फेडरेटिंग यूनिट्स बैठेंगे तो फिर ये हल होगा। बुनियादी तौर पे आपको क्या लगता है सर, रीज़न क्या है, क्यों वफाक जो है वो इस वक्त CCI की मीटिंग नहीं बुला रहा है? उसमें क्या कहीं ये डर तो नहीं है, खदशा तो नहीं है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर मामला मजीद गंभीर हो जाएगा? वो उससे पहले जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि अब इस मामले को चाहते हैं कि पहले तय कर लिया जाए, उसके बाद CCI मीटिंग बुलाई जाए। बात यह है कि मैं प्रिजम्पटिव गुफ्तगू नहीं करता, मेरा जवाब प्रिजम्पटिव होगा, और जो सवाल हुकूमती जमात की तरफ बनता है उसका रिस्पांस मैं क्यों दूं? लेकिन सर वो रिस्पॉन्ड करते हैं ना इसको, सर वो रिस्पॉन्ड इसको इस तरह से करते हैं, वो कहते हैं कि पहले हम चाहते हैं कि आपस में बैठ के कोई एंगेजमेंट हो जाए, बातचीत, ये ना हो कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जैसे फोरम के ऊपर जो है वो कोई फड्डा हो या डेडलॉक आ जाए। देखिए बात यह है कि फेडरेटिंग यूनिट्स बैठेंगे ना वहाँ पे, और फेडरेटिंग यूनिट्स अगर कोई फड्डा होता है तो रिजॉल्व वो वहाँ बैठ के करेंगे ना। तो प्री मीटिंग आप क्या डिसाइड करना चाहते हैं? आपको बाहर हम कहते रहे हैं, और अभी आपने एक बिलेटेड स्टेज पे आपने कोशिश की, चेयरमैन बिलावल बड़ा कैटेगोरिकली कहते रहे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जॉइंट सेशन में ये कहा कि ये मंसूबा जो है फेडरेशन के हक में नहीं है, इसको इस पर गौर किया जाए। तो इस पर बैठ के गौर कर, अच्छा मुझे ये बताएं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग में अगर डेडलॉक हो जाता तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा? फेडरेटिंग यूनिट्स करेंगे ना। तो वहाँ बैठ के बात करने में क्या कबात है? क्यों नहीं वहाँ बैठते? चारों चीफ मिनिस्टर्स बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, और उसमें 3 कैबिनेट के मेंबर्स और भी जो नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो बैठेंगे, तो वहाँ बैठ के डिस्कस कर ले, उसको रिजॉल्व करें। बुखारी साहब कोई मिडिल वे भी तलाश किया जा सकता है इसमें, क्योंकि देखें ना, पीपल्स पार्टी तो ये कहती है मंसूबे को मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए, उधर से जो हुकूमत है उसका अपना मौक़िफ़ है, वो इस मंसूबे को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो कोई मिडिल वे है इस सारे इशू के अंदर? देखिए ये सारे मामलात कहाँ तय होंगे? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में होंगे। मिडिल वे निकालना है तो वहाँ बैठ के बात करें ना। लेकिन आप ये देखें कि जो 1991 का वाटर रिकॉर्ड है उससे डेविएट करके तो वो नहर नहीं निकाल सकते, उसके पैरामीटर्स डिफाइंड हैं, उसमें उसके ऑब्जेक्ट्स और रीजंस वहाँ पे डिफाइंड हैं, तो उसको सामने रखें। अगर वाटर रिकॉर्ड जो है वो अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने अप्रूव किया तो फिर मैं समझता हूँ कि इस इशू को वहीं बैठ कर रिजॉल्व करना चाहिए। मिडिल वे वाली क्या बात है? ये तो 1+1 की बात है कि अपॉर्चनमेंट जो हुई है अकॉर्ड के मुताबिक, उसके मुताबिक आपको शेयर मिलना चाहिए। बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी क्या हुकूमत को कोई डेडलाइन देती है? एक बात है जी जी जी, हमने तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा है उनको कि आए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाएं और वहाँ बैठ कर रिजॉल्व करें। और एक और इशू है, ये बताया ना जी, आया कि पंजाब ये अपनी जो एग्जिस्टिंग नहरें उनको एक्सटेंड करना चाहता है, देन दैट विल बी अ डिफरेंट इशू। वो उसके ज़रिए अगर पानी देना चाहता है, दैट विल बी अ डिफरेंट इशू। लेकिन पंजाब के पास ये यूनिलैटरली ये इख्तियार नहीं है कि वो इंडस रिवर सिस्टम से 6 नई नहरें निकाल लें। तो ये सारे इशू एक फोरम जो आईनी फोरम मौजूद है उस पर बैठ के क्यों नहीं रिजॉल्व किया? ठीक सर, लास्टली क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदगी जैसा इंतहाई इकदाम उठा सकती? देखिए जी, हमने जब आगाज़ में इनका सपोर्ट किया, इनको गवर्नमेंट फॉर्मेशन में हमने अपना सपोर्ट एक्सटेंड की, तो ऑब्वियसली हम चाहते थे कि ये पॉलिटिकल सिस्टम की कंटिन्यूटी रहे, क्योंकि हम समझते थे कि अगर गवर्नमेंट उस वक्त फॉर्म ना होती, हम सपोर्ट न करते, तो नए इंतखाबात का मुल्क मुतहम्मल नहीं था। फिर ये सिस्टम
बैकअप हो जाता, रोल बैक हो जाता। तो पीपल्स पार्टी ने इन द नेशनल इंटरेस्ट और इस मुल्क में जमहूरियत की इस्तेकाम के लिए हमने साथ दिया। अभी भी हम इस मुल्क में जमहूरी इदारों को इस्तेकाम देना चाहते हैं, हम जमहूरी तसलसल चाहते हैं इस मुल्क में, लेकिन इसको आगे लेके चलना हुकूमती जमात का काम है, हुकूमत का काम है। और वो जो हमारे कंसर्न्स हैं, देखिए ना, फेडरेटिंग यूनिट ये फेडरेशन है और फेडरेशन की स्ट्रेंथ कहाँ पड़ती है कि चारों फेडरेटिंग यूनिट्स उस पर कंसेंसस डेवलप करें। तो ये प्राइमरी जिम्मेदारी तो हुकूमती जमात की है, प्राइम मिनिस्टर की है, और वो इनिशिएटिव ले इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो क्या इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वाकई सेम पेज पे हैं? आज बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात की इजाज़त किसको मिली? इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से ये तासुर आम है कि उनकी सियासत हमेशा मफामत और हम आहंगी पर मबनी रही है और वो इदारों के साथ ताल्लुकात में कशीदगी से हमेशा गुरेज करते रहे। गो कि गुज़श्ता कुछ अरसे में वज़ीर आज़म समेत हुकूमती वज़रा इदारों के साथ ताल्लुकात पर अपने वसवसों और खदशों का इजहार करते रहे, लेकिन अब बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुख्तलिफ कन्वेंशन और इजलासों में इकट्ठे दिखाई देते हैं और आज ओवरसीज से मुताल्लिक आला सतह का इजलास हुआ जिसकी सदारत वज़ीर आज़म ने की। उस इजलास में भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर वज़ीर आज़म की शाना बशाना नजर आए। अब ये इस बात को जाहिर करता है कि हुकूमत और इदारे मुत्तहिद हैं और हुकूमत को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि वो हर तरह से कम्फर्ट जोन में है। और शायद यही वजह है कि वज़ीर आज़म हर तकरीब और इजलास में आर्मी चीफ की तारीफ़ करते दिखाई देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ माश ताउन पर किस तरह आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते रहे हैं और करते हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। आप सिर्फ वज़ीर आज़म ही नहीं जो आर्मी चीफ के मस्बत किरदार पर उनको सराह रहे हों, बल्कि वाकिफ़ान हाल कहते हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुकम्मल तौर पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। वाकिफ़ान हाल का कहना है कि आर्मी चीफ की ज़ेर क़यादत मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सलाहियतों और कारकर्दगी पर मुकम्मल एतमाद है। एक सीनियर ज़रिए ने शहबाज शरीफ को बेहतरीन करार दिया है कि उन्होंने कारकर्दगी, सख्त मेहनत, इंतज़ामी नज़्म ज़ब्त, मोहतात सफारतकारी और पाकिस्तान की पावर डायनामिक्स की गहरी समझ बूझ से इस्टेब्लिशमेंट का भरोसा हासिल किया है। एक जरिए के मुताबिक मौजूदा मुनकसिम सियासी माहौल और माशी चैलेंजेस के दौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे के लिए बेहतरीन इंतखाब समझती है। ज़राए के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट का शहबाज शरीफ पर भरोसा एक तरफा नहीं है। शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की पेशा वराना महारत, नज़्म ज़ब्त और कौमी विजन की तारीफ़ के मामले पर में अवामी और निजी सतह पर खुलकर बात करते रहे हैं। कई मरतबा वज़ीर आज़म ने कौम को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने में हुकूमत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का क्रेडिट आर्मी चीफ और फ़ौज को दिया है। अब एक तरफ लगता ही है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत सेम पेज पे है, दूसरी जानिब बानी पीटीआई और पीटीआई का मामला है। आज भी अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन था। इमरान खान की बहनें सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा मुलाकात के लिए पहुंचे, लेकिन मुलाकात हो नहीं पाई। यानी दूसरी तरफ लगता ही है कि जो पॉलिटिकल फ्रंट है उस पर भी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों मिलकर मुकाबला कर रहे हैं और उसमें खासी हद तक कामयाबी भी नसीब हुई है। इस सारे बात करेंगे इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार माजिद निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम माजिद निज़ामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज भी बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन था, लेकिन ना इमरान खान की हमशीरा है उनसे मुलाकात कर सकी, ना सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को मुलाकात की इजाज़त दी गई। इससे ये तासुर तो हर गुजरते दिन के साथ तकवीत पा रहा है कि जिसके बारे में कोई ग्रीन सिग्नल ऊपर से आता है उसकी मुलाकात हो जाती है और बाकी किसी की मुलाकात नहीं होने दी जाती। जी बहुत शुक्रिया। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी कहीं ना कहीं ये एहसास मौजूद है कि अब आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ को मुज़ाहमत की तरफ से निकलते हुए मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए और ऐसे तमाम अक़दामात से, बयानात से गुरेज करना चाहिए जिससे सूरत हाल खराब होने का खदशा है। तो इसी बुनियाद पर जब हम देखते हैं कि अडयाला जेल के बाहर जो सिचुएशन होती है उसमें हमें डेफिनेटली दो ग्रुप्स नजर आते हैं और वहां पर होने वाली कार्रवाई से, वहां पर आने वाले बयानात से यही पता चलता है कि मामलात को इसी तरह से ही आगे लेके चला जा रहा है ताकि कोई गुंजाइश पैदा की जाए और तहरीक इंसाफ की जानिब से वो तमाम लोग जो हॉकिश एटीट्यूड रखते हैं या मुज़ाहमत की बात करते हैं वो बैकफुट पे जाते नजर आ रहे हैं। और हम पहले ये देख चुके हैं कि तकरीबन एक साल के अंदर वो लोग फ्रंट से लीड कर रहे थे, लेकिन शायद उनकी मुज़ाहमती सियासत या एहतजाजी सियासत की वजह से वो रिजल्ट्स नहीं मिल सके तहरीक इंसाफ को।
जिनकी तवक्को की जा रही थी। तो अब ऐसे लगता है कि दूसरा ग्रुप जो है वो एक यानी आप मौका ये भी लेना कह रहे हैं चाहता कि है। बानी पीटीआई से मुलाकात का प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ये है कि मफाहमाना रविश होनी चाहिए। जो मज़ाहमाना तर्ज सियासत रखते हैं या इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं उनको बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी, ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और हम आने वाले दिनों में शायद इस चीज को मजीद मजबूती से इसके ऊपर अमल दरामद होता देखेंगे, पार्टी के अंदर से भी और पार्टी के बाहर से भी, ताकि वो जो एक फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन है या एक जो मुफाहिमाना रवैया है वो उसको फरोग मिल सके, ताकि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा ना हो बल्कि कुछ ना कुछ कमी हो। तो तहरीक इंसाफ के अंदर ये डिवीजन हमें मजबूत होती दिखाई दे रही है। उसकी वजह यह है कि वो तमाम लोग जिन्होंने मुजाहमत से या एहतजाजी सियासत से काम लिया, उनसे अब ये सवाल किया जा रहा है पार्टी के अंदर, पार्लिमानी पार्टी हो या पार्टी का दूसरा स्ट्रक्चर हो, कि आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो अभी तक तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को कोई ना कोई पॉजिटिव तब्दीली की तरफ नहीं ला सके। इसलिए हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ नए इलेक्शंस के मुतालबे से या 2024 के इलेक्शन के ऑडिट के मुतालबे से और बाकी जो उनके दीगर मामला हैं उनसे आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटती हुई नजर आ रही है। और सिर्फ इस वक्त फोकस ये है कि इमरान खान के लिए और पार्टी लीडरशिप के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलीफ हासिल किया तो जाए। माजिद निज़ामी साहब, अगर पीटीआई स्टेप बैक करती है या मफाहमाना रविश पर चलती है तो इसमें बानी पीटीआई का वोट भी होगा, यानी इस रविश पर बानी पीटीआई भी चलेंगे और इनकी इंस्ट्रक्शंस पे पीटीआई ये करेगी, या फिर पीटीआई खुद से, कुछ लोग खुद से समझते हैं कि नहीं, बानी पीटीआई की मुश्किलात तभी आसान हो सकती हैं जब तर्ज सियासत मफाहमाना हो? ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला इसलिए कि इमरान खान जब ये देखेंगे कि मामलात किसी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, उस वक्त तक वो दोनों ग्रुप्स को साथ लेके चलना चाहेंगे। हमने ये देखा है कि जब से वो जेल में है तो एक जानिब वो इस ग्रुप की भी हौसला अफजाई करते हैं, दूसरी जानिब जब वो देखते हैं कि मामलात किसी पॉजिटिव साइड पे नहीं बढ़ रहे तो फिर उसके बाद वो मुजाहमती ग्रुप के लिए या सोशल मीडिया के लिए भी एक उम्मीद का पैगाम दे देते हैं। तो इस वक्त उनको ये सूट करता है कि वो दोनों ग्रुप्स को साथ लेके चलें। लेकिन हमने ये देखा है कि उन्होंने जेल के अंदर से मुज़ाकरात की इजाजत भी दी, हमने ये भी देखा कि उन्होंने जेल के अंदर से जलसा मुलतवी करने का ऐलान भी किया। इस तरह की इंडिकेशंस भी आती हैं और इसलिए मुझे लगता है कि अगर इन सारे मामलात के अंदर कोई पुख्तगी या संजीदगी आएगी तो डेफिनेटली इमरान खान उसमें लूप में होंगे और उनकी इजाजत के बगैर ये नहीं हो सकता। लेकिन पिछले दिनों जब तक ये मैच्योर नहीं होंगी उस वक्त तक इमरान खान दोनों ग्रुप्स को साथ लेके चले। हालिया दिनों बानी पीटीआई की तरफ से ये पैगाम भी आया, रिपोर्ट हुआ कि जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो कोर कमेटी इजलास में शिरकत नहीं करें या उनकी जो कोर कमेटी इजलास में मौजूदगी है वो ज़रूरी नहीं है। तो इससे लगा भी कि शायद बानी पीटीआई का जो स्टांस है वो भी कुछ फ्लेक्सिबल हो गया है। अगर ऐसा होता है तो क्या आपको लगता है कि इससे इमरान खान की मुश्किलात या पीटीआई की मुश्किलात कम हो सकती? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह कि जो बड़े इश्यूज थे वो इस वक्त नहीं है। मिसाल के तौर पे आईनी तरमीम हो चुकी है, इलेक्शंस हो चुके हैं, इदारे बन चुके हैं, एक सेटअप मुल्क के अंदर मौजूद है, सिस्टम काम कर रहा है। अब तहरीक इंसाफ के पास फिल वक्त जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो ये हैं कि वो अपनी पार्टी के लिए आसानी चाहे तो उसके अंदर वो बानी की कैद के हवाले से कुछ रायत ले सकते हैं, आइंदा इलेक्शंस के हवाले से कोई लाहे अमल बनवा सकते हैं हुकूमत से मुज़ाकरात के दौरान, और मजीद मुकदमात ना होने की जो यकीन दहानी है वो हासिल की जा सकती है। तो उनके पास ये 2-3 ऑप्शंस हैं जिन पे वो वर्किंग कर सकते हैं। ये समझना कि अब नए इलेक्शंस हो या पुराने इलेक्शंस का ऑडिट हो, वो सारी चीजें अब मेरा ख्याल है कि टेबल के ऊपर मौजूद नहीं है। और इस चीज का अंदाजा इमरान खान को भी है कि अब उस तरह से चीजों को नहीं चलाया जा सकता जिस तरह से वो एहतजाज के जरिए या जलसे जुलूस के जरिए चला रहे थे। तो 26 नवंबर के बाद से हमने ये देखा है कि उनकी पॉलिसी में दोनों तरह से चेंज आया है। एक तो उन्हें ये अंदाजा हो चुका है कि शायद अब एहतजाजी सियासत के जरिए उनको मकसद नहीं मिल सकता। दूसरा ये कि उन्होंने फिर मुफाहिमाना रविश रखने वाले ग्रुप की भी कहीं ना कहीं हौसला अफजाई शुरू की है कि अगर वो कुछ फ्रूटफुल एफर्ट्स कर सकते हैं तो उन्हें भी जरूर करनी चाहिए। लास्टली माजिद निज़ामी साहब, ये अज़हर अब्बासी साहब की भी स्टोरी है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत सेम पेज पे हैं। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने लंदन से ये पैगाम दिया ना कि हाइब्रिड रिजीम है, तो क्या इस पर्टिकुलर इशू पे भी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दे आर ऑन द सेम पेज? देखिए, सेम पेज का जो मामला है वो खासा हसास और नाजुक इसलिए है कि इसमें पायदारी का मामला नहीं होता।
पायदाराना अमल चूंकि ये नहीं है, डे टू डे डीलिंग की बेसिस के ऊपर ये डिसाइड होता है कि सेम पेज की सिचुएशन क्या है। तो इसलिए अगर आज मामला बेहतर है तो ये तवक्को करना कि कल परसों तरसों भी बेहतर रहेंगे, पाकिस्तान की सियासत में ऐसा नजर नहीं आता। तो ये डे टू डे डीलिंग के अंदर मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट जो उनकी कोऑर्डिनेशन है, ये जो वर्किंग रिलेशनशिप है, वो देख के इस चीज का तयन किया जा सकेगा। हमारे सामने रिसेंट पास्ट में इमरान खान की और एस्टेब्लिशमेंट की मिसाल मौजूद है कि जिसमें 10 साल प्लान्स की भी बातें होती थी, लेकिन फिर वो सेम पेज नहीं रहा। अभी 2-3 बड़े इश्यूज हैं। एक तो कैनाल्स का मसला है कि जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून की राय मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं उन्हें भी इसका सियासी नुकसान होगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं उनको देख के, उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून की डीलिंग को देख के, उनके वर्किंग रिलेशनशिप को देखते हुए फिर ये तय करना होगा कि इसका मुस्तकबिल क्या। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद निजामी साहब, हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ इसराइली मसनूआत के बायकॉट के नाम पर हालिया दिनों में रावलपिंडी, कराची, शेखुपुरा समेत दीगर शहरों में गैर मुल्की फूड चेन्स पर हमलों के अफसोसनाक वाकयात रूनुमा हुए। गो कि पुलिस ने इन हमलों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए हैं और बहुत से लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इन गैर मुल्की फूड चेन्स पर हमलों ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। सवाल ये उठता है कि हमारा माशरा इस कदर शिद्दत पसंदी का शिकार क्यों हो चुका है, क्योंकि हम बतौर कौम मकालमा और दलील की बजाय डंडे के जोर पर अपनी राय मुसल्लत करने पर इसरार करते हैं। दर हकीकत शिद्दत पसंदी महज एक फ़र्द की नफसियाती कैफियत नहीं, बल्कि एक पूरे माशरे की इज्तमाही सोच की अक्कास है। ये रवैया इस वक्त पैदा होता है जब लोग दूसरों की बात सुनने, समझने और बर्दाश्त करने की सलाहियत खो देते हैं। अब जो गैर मुल्की फूड चेन पर हमले हैं वो इसी सोच की अक्कासी करते हैं। लेकिन हौसला अफजा बात यह है कि इस मामले पर सियासी जमातें हमेशा की तरह पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करती हैं। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होने की बजाय तो होना ये चाहिए कि एक सोच अपनाई जाए, कंसेंसस डेवलप किया जाए। नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या फिर पीटीआई हो, वो इंटरनेशनल फूड चेन्स पर हमलों को गलत करार दे रही है। जैसा कि दलाल चौधरी कहते हैं कि गैर मुल्की फूड चेन्स पर हमले काबिल मजम्मत हैं। ऐसे वाक़यात में मुलव्वस अफराद से दहशतगर्द हटा जाएगा। अब नून लीग हुकूमत में है और बतौर हुकूमत उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि शिद्दत पसंदी के इन वाक़यात के आगे बंद बांधने के लिए हुकूमत मौसर इक़दाम करे। हुकूमत ये दावा तो करती है कि वो इन शिद्दत पसंद अनासर के गिर्द घेरा तंग कर रही है, जो कि खुशाइंद अमल है। अब इस मामले पर हुकूमत के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडवी वाला और पीटीआई के रहनुमा निसार भी इन हमलों की भरपूर अंदाज में मजम्मत कर रहे हैं। मस्बत बात यह है कि हमारी सियासी क़यादत इन हमलों के खिलाफ एक सफ़े पर है। होना तो ये भी चाहिए कि जो भी गैर मुल्की फूड चेन पर हमला करे उसको कानून की गिरफ्त में लाकर सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह के हमलों से फ़लस्तीन की हिमायत में हमारा मौक़िफ़ जानने की बजाय दुनिया पर हमारा मनफी असर पड़ेगा। ऐसा तासुर उभरेगा कि हम शिद्दत पसंदी को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा इस तरह के हमले हमारी मईशत पर भी मनफी असरात डालेंगे। जैसा कि इन रेस्टोरेंट्स में हज़ारों पाकिस्तानी काम करते हैं और ऐसे में ये हमले उनकी मुलाजमतों को ख़तरे में डाल सकते हैं। फिर इसी तरह गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान को गैर महफूज तस्वुर करके सरमायाकारी रोक सकते हैं या निकाल सकते हैं। फिर इन हमलों के नतीजे में मकामी सप्लायर्स मुतासिर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से छोटे मकामी कारोबार इन रेस्टोरेंट्स को सामान फराहम करते हैं, जिनका कारोबार भी मुतासिर होता है। फिर इसी तरह के वाक़यात आलमी दुनिया में भी पाकिस्तान की मनफी तस्वीर पेश करते हैं, जो सयाहत और दीगर शोबों पर बुरा असर डालते हैं। फिर इसी तरह पुरतशद्दुद इक़दामात नौजवानों को शिद्दत पसंद तंजीमों की तरफ माइल कर सकते हैं। अब ये हमले क्यों हो रहे हैं और शिद्दत पसंदी की बढ़ती वजह क्या है? तो सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा, बग़ैर सोचे समझे किसी खबर को शेयर करना, तालीम और शऊर का कम होना शिद्दत पसंदी बढ़ने की बड़ी वजह है। अब बहरहाल इसी शिद्दत पसंदी की वजह से गैर मुल्की रेस्टोरेंट्स पर हमले हो रहे हैं और हुकूमत इन हमलों को रोकने के लिए इक़दामात भी कर रही है। हालिया दिनों में मुफ्ती तकी उस्मानी ने भी इन हमलों को गैर शरई करार दिया था। अब उलमाए कराम को भी चाहिए कि वो मिलकर इस मामले पर अपना किरदार अदा करें। अपने ही लोगों पर हमले और उनके रोज़गार को नुकसान पहुँचाना फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती नहीं, बल्कि ये इश्तिआल का रास्ता है जिसे रोकने की ज़रूरत है। अब हुकूमत तो ये दावा करती है कि इन गैर मुल्की फूड चेन्स का ताल्लुक किसी भी तौर इसराइल से नहीं है और ना ही इससे हासिल होने वाली आमदनी का कुछ हिस्सा इसराइल को जाता है। बहरहाल ये हकीकत है कि पाकिस्तान की फ़ास्ट फूड इंडस्ट्री मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करती है, जो ना सिर्फ जायके और मयार में जद्दत मुतारिफ कराती है, बल्कि लाख के लिए रोज़गार के मौके भी फराहम करती है। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और इम्पॉर्टेंट इशू आपके साथ शेयर करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
गुज़श्ता चंद सालों के दौरान पाकिस्तान में ऑनलाइन फ्रॉड और धोखाधड़ी के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। खासतौर पर डिजिटल एप्लीकेशंस और बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये फ्रॉड बढ़ गया है। इस हवाले से वफाकी बैंकिंग मोहतसिब सिराजुद्दीन अजीज़ ने 2000 सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए इंकशाफ किया है कि मोबाइल एप्लीकेशंस और डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते इस्तेमाल के बायस सारिफीन की शिकायत में नुमाया इजाफा देखने में आया है। उनके बकौल मोबाइल एप्लीकेशंस और डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते हुए इस्तेमाल ने जहां मालियाती सहूलतें फराम की हैं, वहीं सारिफीन को धोखाधड़ी के बढ़ते हुए खतरात से भी दो चार कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 753 तकरीबन 27,753 शिकायत निपटाई गई हैं और 2023-2024 के दौरान मजमूई तौर पर 41,546 शिकायत हल की गई हैं, जिन पर अमल दरामद करते हुए सारिफीन को 1.65 अरब रुपए का माली रिलीफ फराम किया है, जो गुज़श्ता साल के 1.26 अरब रुपए से कहीं ज़्यादा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि धोखाधड़ी की बढ़ती और बड़ी वजूहात में बैंकों की नाकिस सर्विसेज, सारिफीन को जाली अकाउंट ब्लॉकिंग के पैगामात भेजना और बैंकों की तरफ से अवामी आगाही की नाकाफ़ी कोशिशों को करार दिया गया है। इसी पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्वस एशियाई नेटवर्क दुनिया भर में दायरा कार बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले ये गैंग सालाना अरबों डॉलर्स कमा रहे हैं और सरमायाकारी, क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन फ्रॉड के दीगर तरीकों के जरिए मुतासरीन को निशाना बना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए मनशियात और जराइम की एक नई रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि ये नेटवर्क जनूबी अमरीका, मशरिक़ वुस्ता, यूरोप और बाज़ बहरुल काहिल के जज़ायर में अपनी कार्रवाइयाँ बढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर जो फ्रॉड है, ये डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल एप्लीकेशंस के अंदर है, उनसे बचने का तरीका यही है कि जितना हो सके अवेयर रहा जाए। कम से कम जो डिफरेंट ऑथेंटिक बैंकिंग इंफॉर्मेशन है या एप्लीकेशंस हैं, वो इस तरह के मैसेजेस भेजते हैं जिसमें बताया जाता है कि फ़लाँ नंबर से भेजी जाने वाली मालूमात का हमारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ या हमारे नेटवर्क के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो उस इंफॉर्मेशन को ऊपर अमल दरामद किया जाए, उन पर कान धरे जाए, उनको गौर से सुना जाए, ताकि इस तरह के फ्रॉड से बचा जा सके। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।